Guys, what's up? गुड इवनिंग एवरीवन। कसकाई कैसे हो रे? कैसे हो सब लोग? लाइक करो रे, लाइक करो। वही तो, क्या तुम लोग यार, क्या बोलने का अभी ये लोग को बता। कैसे हो सब लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। 2 दिन हो गए। तबियत पानी कैसे चल रहा है भाई? शुरू करें क्या? हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करेंगे। हम लोग के अभी तक कौन से एलडीआर क्रैक्स हुए हैं? अभी तक हम लोगों के हुए हैं 2 एलडीआर क्रैक्स, दैट इज कैपिटल गेन्स। सेकंड वन इज रेजिडेंशियल स्टेटस। आई होप तुम लोगों को वो दो अच्छे लगे होंगे। वैसे ही हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बढ़िया वाला मजा आएगा एकदम तुम लोगों को। और कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल स्टेटस तुम लोगों ने देखा ही होगा कितना बढ़िया तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया। वैसे ही हम लोग हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करेंगे नाउ। हाउस प्रॉपर्टी अगर मैंने देखा ना, हाउस प्रॉपर्टी इज रिलेटिवली अ सिंपल चैप्टर। मतलब अगर तूने कंपेयर किया कैपिटल गेन और बाकी चैप्टर से, तो मेरे हिसाब से इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पर उसमें भी अगर कौन से अगर पॉइंट्स होंगे जो वो मैंने क्या करके रखा है, बाजू में रखे हैं, तो उसमें से हम लोग अलग अलग टाइप्स देखते हैं। ठीक है ना? तुम लोग ने अगर देखा तो एलडीआर क्रैक्स के अंदर मैंने एक छोटा सा एक पेज बनाया है। अरे किधर गया रे भाई? फटाफट आ रहे भाई। एक मिनट, एक मिनट। वेलकम अच्छा होना चाहिए कि नहीं? बराबर। देखो, तो सबसे पहले मैंने छोटा सा तुम लोगों के लिए एक पेज बनाया। और दो तीन 2 पेजेस के अंदर, मतलब 1.5 पेज के अंदर तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो कवर होते हैं बेसिकली, वो मैंने कवर करने का ट्राई किया। ठीक है। नाउ स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर तुम लोग इस चैनल पर नए रहोगे तो फटाफट सब्सक्राइब करना, और छोटा सा भाई के लिए लाइक करना, बिकॉज जो लाइक करता है उसको 10 मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसे मैंने सुना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्या? इज एवरीबडी रेडी? यस भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू विनय, थैंक यू। यस, ये सीए के लिए है, सीएमए के लिए, सीएस के लिए, देयर इज नो लाइक ऐसा कुछ नहीं है रे। लेकिन सब सब लोग देख सकते हैं इन जनरल, सब लोग के लिए। मतलब कोई फाइनल का देख रहा है तो वो भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे जेनरिक है। बीकॉम बीकॉम जो भी तुम लोगों को कर रहे हो, तुम लोग जो कर रहे हो सब कुछ हो जाएगा इसमें से। चलो शुरू करें क्या दोस्तों? अभी हम लोग आते हैं हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, देयर आर सम 6-7 कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई हैव कवर्ड इन दिस। सब लोग इधर ध्यान देना कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड आई वांट एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन राइट इन द चैट बॉक्स। जब भी मैं पूछूंगा तभी, नहीं तो टाइम पास मत करना। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि सर सेक्शन नंबर 22 में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 22 इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो एनुअल वैल्यू होता है ना, वो एनुअल वैल्यू टैक्स हो जाता है। बराबर है, एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। बट एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा अगर तुम लोग ने 3 कंडीशन सेटिस्फाई किए तो। सबसे पहला कंडीशन क्या है? देयर हैज टू बी अ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा भाई, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा क्या? नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। नंबर 2, यू शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो मेरा होना चाहिए। तो जो रेंटल इनकम मिल रहा है वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। सो फॉर दैट आई शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और उसके अंदर तुम लोग ने देखा होगा कि ओनर कैन बी द डीम्ड ओनर ऑल्सो, ओनर कैन बी द रजिस्टर्ड ओनर ऑल्सो, एंड ओनर कैन बी बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। बराबर है कि नहीं? सो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये था कि असेसी शुड नॉट बी यूजिंग इज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है। नाउ तुम लोग ने अगर याद होगा तो देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर अगर कौन सा बिल्डिंग होगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी है। लैंड अपर्टमेंट देयर टू, वो भी होगा, वो भी हाउस प्रॉपर्टी है। बराबर। एक लैंड है और वो सराउंडेड बाय वॉल है, वो भी क्या माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। एकदम बराबर। चलो ठीक है। मैं तुम लोगों को एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, उसमें से क्वेश्चन बनने का चांस है, एंड आई वॉन्ट यू टू कंप्यूट एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड, और जो लाइव देख रहे हैं अभी वो लाइव के प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताना। रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो मुझे इमीडिएट बेसिस पे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम इज, तुम लोगों को मालूम है ना रोहित शेट्टी वाला गाड़ी वाला, रोहित शेट्टी वांटेड अ डिमोलिश्ड बिल्डिंग फॉर शूटिंग फ्रॉम अमित महाजन, वेयर रेजिडेंशियल स्टेटस, सॉरी रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं, या रोहित शेट्टी इज, भाई पागल हो गया हूं मैं, वापस पढ़ता हूं मैं। रोहित शेट्टी वांटेड अ डिमोलिश्ड बिल्डिंग फॉर शूटिंग फ्रॉम अमित महाजन, वेयर रोहित शेट्टी इज रेडी टू पे 70,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 70,000 पर मंथ वो देने के लिए रेडी है अमित महाजन को। ठीक है, अमित महाजन का वो बिल्डिंग है। अमित महाजन इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज टेकन 15 years बैक। मतलब अगर पहले, अरे नॉर्मल बिल्डिंग होगा अभी डिमोलिश होगा, तो मैंने लोन लेके रखा, भाई लोन चल रहा है मेरा 15 years बैक ऑफ 40,000 रुपीज एवरी ईयर। कैलकुलेट द इनकम इन द हैंड्स ऑफ अमित महाजन। कोई मुझे बता सकता है? देव नंद, हाँ, नंदवाल, देव नंदवाल।
कॉन्ग्रेचुलेशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये पॉइंट में ना वो लोग क्या खेल सकते हैं मालूम है? अभी तो तुम लोगों को मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, दे विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब I used to pay municipal taxes every year of 5,000 rupees और 2,000 rupees, ऐसा सब इंफॉर्मेशन देंगे और तुम लोगों को एकदम से इमोशनल कर देंगे कि भाई अभी तुम लोगों को कंप्यूट करने स्टार्ट करना है। देखो दोस्तों, कभी भी याद रखना, कौन सा भी अगर डिमोलिश्ड बिल्डिंग होगा, इट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ इट इज अ डिमोलिश्ड बिल्डिंग इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी। सो प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे बाय द क्वेश्चंस एंड अदर इंफॉर्मेशन विच आर गिवन। सो डिमोलिश्ड होगा तो ये अभी कैसा होना, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो डिमोलिश्ड बहुत ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं डिमोलिश्ड हूं, बट दे विल गिव यू सर्टन इन्फॉर्मेशन जो तुम लोगों को डिमोलिश्ड है ये दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट, या ऐसा कुछ तो वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस पार्ट, बिकॉज वो लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन देके तुम लोगों को क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इधर अपना जो आंसर आने वाला है ना, अमित महाजन के हाथ में किधर टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स होने वाला है। इट विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड लॉन्ग बैक इन वन एमसीक्यूज। मतलब एक लॉन्ग बैक मतलब आई गेस, आई डोंट नो कभी, बट मैंने ना एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन देखा हुआ है, सेम रोहित शेट्टी का ही नाम है वो एमसीक्यू के अंदर, राइट? तो वो एक चीज मुझे लगता है कि अच्छा है पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट इज फॉरेन प्रॉपर्टी। ना फॉरेन प्रॉपर्टी का बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फॉरेन में अगर मेरा प्रॉपर्टी होगा तो उसका टैक्स इंडिया में भरना पड़ता है क्या? एकदम सिंपल बात करता हूं मैं, उसके लिए आई विल कनेक्ट एवरीथिंग विद योर रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, ओके फॉरेन, ओके, अगर फॉरेन में प्रॉपर्टी है और उसका इनकम इंडिया में मिलता है, उसका इनकम इंडिया में रिसीव होता है, देन इन दैट केस वो आरओआर हो या फिर वो आरएनओआर हो या फिर वो एनआर हो, कैन आई से फॉर एवरीबडी इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो आरओआर आरएनओआर और एनआर तीनों के लिए तो भाई इंडियन इनकम तो टैक्सेबल हो ही जाता है ना, बिकॉज भले वो अक्रूवल आउटसाइड इंडिया में हो रहा है पर उसका रिसीट तो इंडिया में हो रहा है ना भाई। अगर रिसीट इंडिया में हो रहा है तो कोई भी हो, आरओआर आरएनओआर एनआर कोई भी हो, इंडिया में टैक्स होने वाला है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन में प्रॉपर्टी है, फॉरेन में ही पैसा मिला, तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगा? तुम लोग सोचो, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है? फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है आरओआर। आरओआर हमेशा मरता है भाई, आरओआर हमेशा मरता है और लटकता है, बिकॉज आरओआर के लिए इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है, आरओआर के लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। सो आरओआर के लिए तो फॉरेन प्रॉपर्टी का इनकम आउटसाइड इंडिया, इंडिया मिला तो टैक्सेबल होगा ही, होगा ही, बट अगर वो आउटसाइड इंडिया भी मिला होगा ना तो भी आरओआर के लिए वो टैक्स होने वाला है, बराबर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट आरएनओआर एंड एनआर। आरएनओआर एंड एनआर के लिए अगर रेंट इंडिया में मिला तो दोनों के लिए टैक्सेबल, बट अगर इंडिया में नहीं मिला तो फॉरेन इनकम बन गया ना, अक्रूवल भी आउटसाइड इंडिया, रिसीट भी आउटसाइड इंडिया। सो आरएनओआर के लिए फॉरेन इनकम सिर्फ दो टैक्सेबल होता है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, बिजनेस विच इज गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फिर कौन सा प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, सिर्फ ये दो फॉरेन इनकम्स आरएनओआर के लिए टैक्सेबल हो जाते हैं, बराबर? सो कैन आई से इफ द रेंटल इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड अक्रूड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, आरएनओआर के लिए वो कभी भी टैक्स नहीं होगा, एंड सिमिलरली फॉर एनआर, बिकॉज अक्रूवल भी आउटसाइड इंडिया, रिसीट भी आउटसाइड इंडिया, एनआर भी नहीं, आरएनओआर भी नहीं। तो वो आरएनओआर और एनआर के लिए कभी टैक्स हो सकता है इंडिया के अंदर, ओनली व्हेन इट विल बिकम एन इंडियन इनकम, बराबर? इंडियन इनकम होने के दो तरीके हो सकते हैं, नंबर वन, इट कैन बी अक्रूड इन इंडिया और इट कैन बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड वो सब ठीक है ना। अक्रूव हो सकता है क्या? अरे प्रॉपर्टी बाहर है तो इंडिया में अक्रूव हो सकता है क्या इनकम? नहीं, तो अक्रूवल का ऑप्शन खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? रिसीट। अगर वो रिसीव इंडिया में हुआ आरएनओआर के लिए और एनआर के लिए तो ही टैक्सेबल होगा, रिसीव नहीं होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप you are clear with this, and that's why they made a law stating that for RNOR, sorry, for ROR it is always taxable, for ROR it is always taxable, but for RNOR only if it is received in India, because then only it will become an Indian income, and when it will become an Indian income, then only it is going to be taxable for RNOR as well as for NR. I hope you are clear with the logic of this point. अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट, एकदम समझ गया। अभी मैकेनिकली हम लोगों को याद नहीं रखना है, बिकॉज याद रखने के लिए अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? ओके, ये हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है दैट इफ आई हैव टू हाउस प्रॉपर्टी, मोर देन टू हाउस प्रॉपर्टीज, और वो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, तो हम लोगों को वी हैव टू कंसीडर एनी टू प्रॉपर्टीज एज एसओपीज, और जो दो से ऊपर प्रॉपर्टीज है उसको क्या माना जाएगा? हम लोग क्या मानेंगे उसको? डीम्ड क्या बोलेंगे हम लोग? डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज है,
वो मैं तीनों प्रॉपर्टीज में रहता हूं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे मैं पूरा वीक ना वो तीन प्रॉपर्टीज में जाके रहता हूँ। वो मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। गवर्नमेंट को ये सहन नहीं होता है। गवर्नमेंट बोलता है भाई इधर लोगों को घर नहीं मिल रहा है और तू तीन तीन प्रॉपर्टी में रह रहा है, चल फटाफट रेंट पे दे, रेंट पे दे फटाफट। तो इसके वजह से क्या होता है, मैं बोलूंगा मैं नहीं दूंगा, जो करने का कर। उन्होंने बोला ओके, जो करना है क्या करना, नो प्रॉब्लम। लॉ चेंज कर दिया। लॉ में क्या बोल दिया, एनी टू प्रॉपर्टीज कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीसरा प्रॉपर्टी अगर तुम लोग ने रेंट पे दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। बट अगर रेंट पे नहीं दिया, हम लोग ऐसे मान लेंगे कि तुम लोग ने रेंट पे दे दिया, और रेंट पे दे दिया से मान लेंगे, इसका मतलब तुम्हारा एक्चुअल रेंट तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीएवी बन जाएगा, और उसके हिसाब से तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। सो वॉट एवर इट इज, अगर दो से ऊपर प्रॉपर्टीज होंगे तो एनी टू प्रॉपर्टीज कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, और दो के ऊपर के प्रॉपर्टीज विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज। ओके, ना दो प्रॉपर्टीज के लिए एनएवी इज गोइंग टू बी जीरो, हाँ एनएवी इज गोइंग टू बी जीरो, बराबर। बट रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के लिए इट इज गोइंग टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड रेंट। याद नहीं रखना है, नॉर्मल अपना लॉ है वही है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। बट इसमें एक्चुअल रेंट होगा भी तो भी वो तो जीरो ही है ना भाई, ये नहीं सॉरी, ये एक्चुअल रेंट होगा भी तो वो तो जीरो ही है ना भाई। तो इसके वजह से जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। सर हम लोगों को मालूम है ये चीज, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे मैं बात करूं। ओके, मैं तुम लोगों को दो एग्जांपल देता हूं, तीन एग्जांपल। कौन सा प्रॉपर्टी यू विल कंसिडर एज एसओपी, एंड कौन सा प्रॉपर्टी यू विल कंसिडर एज डीएलओपी? कैन यू प्लीज ट्राई एंड टेल मी इन द चैट? ये तीनों एसओपीज है, ये तीनों एसओपीज है। ऑफकोर्स इसके वजह से एक्चुअल रेंट क्या बन गया मेरा, नील नील नील, एक्सपेक्टेड रेंट क्या बन गया, वट एवर। एंड प्राइमा फेसी अगर तुम लोग ने देखा तो तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या आना चाहिए, कौन से दो प्रॉपर्टीज एसओपी एंड कौन से दो प्रॉपर्टीज, कौन सा एक प्रॉपर्टी डीएलओपी? ओके, हम लोग पहले लॉजिक की बात करते हैं। एकदम सिंपल लॉजिक क्या बात करता है, देखो, जो सबसे ज्यादा रेंट वाला आदमी है ना, रेंट वाला घर है ना, मतलब रेंट वाला लोकेशन, हम लोग क्या कर देंगे, एसओपी में डाल देंगे। भाई मुंबई का तो रेंट जबरदस्त आसमान फाड़ देता है भाई, आसमान बोला मैंने ठीक है, तो आसमान फाड़ देता है। तो इसके वजह से मुंबई जो है वो एसओपी कर लेंगे, कोलकाता जो है वो एसओपी कर लेंगे, और जो बिहार है, बिहार में इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी डीएलओपी। एकदम बराबर, बिहार वी कैन से इट इज गोइंग टू बी डीएलओपी, बिकॉज हम लोगों को लग रहा है कि अब बिहार का जो रेंट होगा विच इज गोइंग टू बी लेसर, बिकॉज एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, तुम लोग ने क्या देखा अभी, आई नो तुम लोगों को ये चीज समझी है कि इसमें क्या देखना होता है। ये तुम लोग ने देखा, ये तुम लोग ने देखा, और ये तुम लोग ने देखा, बराबर। तो ये सब अगर मैंने ये लेट आउट किया तो 17 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, ये मैंने किया तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा, पर ये किया तो ठीक है 7 लाख पे ही टैक्स देना ना, नो प्रॉब्लम, इस पे दे देंगे। इट इज बेटर देन 17 and 10, yes, but the point of comparison is very important in this case. The point of comparison is very important in this case. You can't just compare the expected rent, you can't just compare the GAV, you can't just compare the final income from house property. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को इंडिपेंडेंटली नहीं देखना है। ये इस पे ना थोड़ा मैं टाइम डालूंगा, बिकॉज इस पे अपने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, अब अभी तक टेस्ट किया नहीं, दे कैन टेस्ट। देखो, कभी भी तुम लोग करोगे ना, इसका तुम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्या, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी है, एंड विच इज डिफरेंट। ना प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना, कभी भी तुम लोग जब भी देखोगे कि कौन सा एसओपी और कौन सा डीएलओपी, इसके लिए तुम लोग एक चीज तुम लोग करने वाले हो, व्हाट इफ, केस नंबर वन, व्हाट इफ मुंबई एंड बिहार इज कंसिडर्ड एज एसओपी एंड कोलकाता इज कंसिडर्ड एज डीएलओपी? इसका पहले आंसर निकालो, इसका पहले आंसर निकालो। सो मुंबई का कुछ आंसर मिलेगा, बिहार का कुछ आंसर मिलेगा, और या फिर डीएल कोलकाता का कुछ आंसर मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल, आई विल टेल यू कि क्या होता है। समझो कि हम लोग मुंबई और बिहार को क्या मानते हैं, एसओपी मानते हैं, एंड कोलकाता को क्या मानते हैं हम लोग, डीएलओपी मानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग ने मुंबई को एसओपी माना, सो कैन आई से मुंबई एंड बिहार का एनएवी इज इक्वल टू जीरो। चलो मुंबई का बात करते हैं, ये सिचुएशन वन हो गया। सो कैन आई से मुंबई का एनएवी इज इक्वल टू जीरो, और सीधा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आने वाला है 40। सो कहने से मुंबई के हिसाब से 40,000 का लॉस आया,
अगर सिर्फ मुंबई का कंप्यूट किया तो यस। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं बिहार का। नाउ बिहार इज ऑल्सो व्हाट, बिहार इज ऑल्सो एसओपी। एसओपी अगर कंसिडर किया तो एनएवी जीरो आएगा और मेरा लॉस कितना आएगा, 20,000 का लॉस आएगा, बराबर। एंड तीसरा अगर मैंने कोलकाता डीएलओपी किया तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इज 10 lakhs। नाउ 10 lakhs माइनस 30% कहने से, सो 10 lakhs माइनस 30% कम्स टू 7 लाख रुपीज, बराबर। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया, सॉरी, 10 lakhs इज माई एनएवी, बराबर। एनएवी से 30% माइनस किया, बचा कितना, 7 लाख रुपीज। और 7 lakhs में से अगर मैंने 50,000 माइनस किया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सो कोलकाता का आई विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, 6,50,000। नाउ द पॉइंट इज कि ये तुम लोग पहले कंपेयर करो, मतलब ये एडिशन करो, 6,50,000 माइनस 60,000 कहने से दिस आंसर इज 5,90,000। ये मेरा फर्स्ट सिचुएशन का आंसर आया। ये तुम लोग क्या करने वाले हो, ये तुम लोग एवरी सिचुएशन में अलग अलग देखने वाले हो। मतलब ये फर्स्ट सिचुएशन में डीएलओपी कोलकाता माना, सेकंड सिचुएशन में बिहार मानो, उसका फाइनल आंसर लेके आओ, थर्ड सिचुएशन में मुंबई मानो, उसका फाइनल आंसर लेके आओ, और जिसका फाइनल आंसर लीस्ट आता है वो तुम्हारा वो कॉम्बिनेशन तुम्हारा आंसर होने वाला है। ये प्लीज दिमाग में डाल देना। और ये ऑफकोर्स ओल्ड रिजीम के लिए ही एप्लीकेबल होगा, न्यू रिजीम के लिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का तो सीन ही नहीं है, बिकॉज वो मिलता ही नहीं है। इज एवरीबडी विथ मी, इज एवरीबडी विथ मी कि तुम लोग प्लीज सिर्फ और सिर्फ ये मत चेक करना, तुम लोगों को कॉम्बिनेशंस देख के करना है, तो ही तुम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई नो अगर तुम लोगों को मालूम होगा तो अच्छी चीज है, मालूम नहीं होगा तो जस्ट आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, स्टॉक इन ट्रेड का बात किया था कि अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा तुम्हारा घर, देन इन दैट केस वो 2 साल के लिए स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। वो बिल्डर्स के लिए उन्होंने क्या बोला मालूम है, कि भाई देखो, तुम लोगों के लिए वो घर जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है, बराबर। अगर तुम लोग ने आज घर बनाया तो 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल तक तुम लोगों को मैं टाइम देता हूं, ऐसा गवर्नमेंट ने वो बिल्डर को बोला। 2 साल के अंदर अंदर यू कैन ईदर सेल दैट प्रॉपर्टी और यू कैन लेट आउट दोस प्रॉपर्टीज। तू इधर सेल कर या फिर लेट आउट कर, कुछ तो कर, आइडल मत रख। मैं 2 साल तक टाइम देता हूं, बट अगर तूने 2 साल में ये प्रॉपर्टी का अगर तूने कुछ भी ठिकाना नहीं लगाया, सेल भी नहीं किया या फिर लेट आउट भी नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, बराबर। नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, देयर इज वन बिल्डर हियर। बिल्डर के 10 प्रॉपर्टीज है। ये 10 प्रॉपर्टीज में से समझो ये जो 4 प्रॉपर्टीज है उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, मतलब उसे बेच दिया। ठीक है, बाद में ये 2 साल के अंदर का बात कर रहा हूं, ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज उसने लेट आउट की है। चलो, गवर्नमेंट उधर बैठ के ताली मार रहा है कि क्या बात है यार, मां कसम मजा आ गया एकदम। ठीक है, नाउ 1 2 3 4 सेल कर दिया, 5 6 7 8 लेट आउट कर दिया। 2 प्रॉपर्टीज का मैंने कुछ भी इंतजाम नहीं किया, लेट आउट भी नहीं किया या फिर सेल भी नहीं किया। देन इन दैट केस ये जो 9 एंड 10 प्रॉपर्टी है ना, ये 9 एंड 10 प्रॉपर्टी, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, बराबर। तो अभी ये 10 के 10 प्रॉपर्टी का फर्स्ट 2, 10 के छोड़ दे, 10 छोड़, अभी सेल जो हुआ है लेट आउट हुआ है बाजू में रखते हैं, मैं 9 एंड 10 का बात करता हूं। कहने से फर्स्ट 2 years के लिए द एनएवी इज इक्वल टू 0, एवरीबडी। कहने से फर्स्ट 2 years के लिए द एनएवी इज इक्वल टू 0, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहा है भाई तू टेंशन मत ले 2 साल के लिए। वो 2 साल तक टेंशन हम लोगों का है, 2 साल के बाद तुझे टेंशन लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 साल के बाद अगर तूने इधर सेल नहीं किया या फिर लेट आउट नहीं किया, देन इन दैट केस हम लोग उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। बट जो थर्ड ईयर है आफ्टर 2 years, जो थर्ड ईयर होगा, कहने से उसका जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। कैन यू टेल मी यस और नो इन द चैट प्लीज, कैन यू टेल मी यस और नो इन द चैट प्लीज। फर्स्ट 2 years के लिए एनएवी 0, और उसके बाद का जो तीसरा साल होगा उसके लिए जीएवी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। और क्यों एक्सपेक्टेड रेंट, बिकॉज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल रेंट तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा। चलो ठीक है, ये भी सब लोगों को आई होप समझा होगा। द क्वेश्चन कम्स कि सर 2 साल स्टार्ट किधर से होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई 2 साल स्टार्ट किधर से होता है। 2 साल स्टार्ट होने के लिए हम लोगों को क्या देखना है मालूम है, तुम लोगों को सीसी कभी मिला, क्या कभी मिला, सीसी कभी मिला, सीसी मिला 7/7/2024 को, बराबर। ठीक है, ये दिन पे मुझे सीसी मिला। सो 2 साल सर इधर से स्टार्ट होंगे क्या, नहीं, 2 साल इधर से स्टार्ट नहीं होंगे। दे सेड जो साल में सीसी मिला है वो साल एंड करो, वो साल एंड करो, मतलब मेरा हो जाएगा 31/3/25, इसमें गलती नहीं है, बराबर। 31/3/25, उसके बाद 2 साल, मतलब 31/3/26 एंड 31/3/27।
ये पीरियड तक तुम्हारा एनएवी इज इक्वल टू 0। बट ये पीरियड के बाद अगर तो भी तुम लोग ने कुछ नहीं किया उसका, देन इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इसको एनएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। अभी आई विल टेल यू वन थिंग कि कैसे क्वेश्चन इस पे ना एमसीक्यू में पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। उन्होंने ये पूरा सिचुएशन दिया कि कौन कभी सीसी मिला, बाद में कभी उसने लेट आउट किया, कितने लेट आउट किए, कितने लेट आउट नहीं किए, सब कुछ उसने सब कुछ दे दिया। एंड दे आस्क्ड यू द इंफॉर्मेशन, उन्होंने बोला कि बताओ कि व्हाट विल बी द हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। तो तुम लोग सब लोग ने क्या बोला, एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। बट दे स्मार्टली प्लेड विद द डेट्स। उन्होंने डेट कैसे किया मालूम है, उन्होंने डेट ये बताया, उन्होंने बोला बताओ प्रीवियस ईयर 26 27 में उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। अभी लोगों ने डेट तो देखा ही नहीं, लोगों ने क्या बोला, हाँ हम लोगों को मालूम है 2 साल के बाद जो होता है ना, 2 साल के बाद पे हमेशा टैक्स लगता है और वो एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से लगता है। मैक्सिमम पब्लिक को क्या लग रहा है, 27 28 का पूछा है लोग ने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वही दिया था 2 साल के बाद का क्या होगा और वो सब। बट दे हैव आस्क्ड यू इन्फॉर्मेशन फॉर 26 27 ओनली। सो 26 27 में मेरा एनएवी क्या है, 0 है। ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तुम लोग जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन में कौन सा था। बड़ा वाला क्वेश्चन था, ऐसे टेबल वेबल डाल के रखा उन्होंने, उसे स्टॉक इंटेड कितना सेल किया, कितना ये और वो सब। Is everybody understanding? So please, you need to be very careful with the dates also, कि for which financial year or which previous year they are asking for the taxability. करेक्ट है, इसमें गलती दोस्तों नहीं चाहिए, एकदम बराबर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी इज पार्टली हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सॉरी पार्टली हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड नहीं, सॉरी पार्टली हेल्ड एज, पार्टली लेट आउट, सॉरी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, ओके। नाउ इसमें क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का आधा जो पोर्शन है वो एसओपी है और आधा पोर्शन उन्होंने लेट आउट करके रखा है। मतलब एक घर है, आधा, आधे घर में मैं रहता हूं और आधा घर मैंने क्या, मैं इतना बड़ा घर नहीं चाहिए भाई, तो मैंने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती मतलब क्या, सिली मिस्टेक्स। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिली मिस्टेक्स। मतलब इसमें से क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स होंगे, बाकी कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी द सेम। देखो दोस्तों, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जिधर एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से होते हैं और एक प्रॉपर्टी एसओपी होता है, एक प्रॉपर्टी एलओपी होता है, इन द आंसर, इन द क्वेश्चन, मतलब इन द एग्जाम्स, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद एसओपी, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एनएवी इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, बट उन्होंने क्या किया होगा बीच बीच में, उन्होंने ना ये भी दिया होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 5%, कभी भी याद रखना दिस इज फॉर द एंटायर हाउस। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू कंप्यूट फॉर एसओपी, तुम लोग भले एनएवी इज इक्वल टू 0 लोगे, बट जब भी तुम लोग 24B का डिडक्शन लोगे ना दोस्तों, 24B के डिडक्शन में सीधा सीधा 70 माइनस मत करना। क्या करोगे तुम लोग, प्रोपोर्शनेटली करोगे। Since this is 50-50, you are going to consider only 35,000. So please, it's a request. प्लीज इसमें सिली मिस्टेक मत करना। जो भी फिगर तुम लोगों को दिख रहा है, यू हैव टू कंसिडर प्रोपोर्शनेटली। कभी भी याद रखना, ये पॉइंट आया, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन द एग्जाम्स। और तुम लोग खुद से बात करते रहो, हाँ मुझे मालूम है कि इसमें 50-50 करना है, हाँ आई नो इसमें 50-50 करना है, बिकॉज एक भी अगर तुम लोगों का छूट गया ना 50-50 करना, यू आर फिनिश्ड। मतलब वो क्वेश्चन में तुम लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे और आता हुआ क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एलओपी के केस में भी जब ही तुम लोग, अभी म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, विच मीन तुम लोगों को एक्सपेक्टेड रेंट मिल जाएगा। तो ये पहले देखो, विच एवर इज हायर लोअर, जो भी तुम लोगों को करना है, और हाफ करना मत भूलना, बिकॉज इधर 50-50 है। एग्जाम में अलग प्रोपोर्शन होगा तो अलग प्रोपोर्शन कर ले। अंडरस्टैंडिंग, ओके। नाउ मेरा क्वेश्चन है, विल यू डू हाफ ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? विल यू डू हाफ ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? भाई पकड़ के मारेगा, मैं पकड़ के मारेगा सब लोगों को, समझा कि नहीं रे, पकड़ के मारेगा। अरे भाई एक्चुअल रेंट को, अरे एक्चुअल रेंट मतलब इसका ही मिला ना भाई, उसको थोड़ी और हाफ करेगा। मैकेनिकली मत करना भाई, ये मत करना, ठीक है। तो इसका तुम लोग कर रहे हो, दैट इज ओके, एक्चुअल रेंट का हाफ मत करना, ठीक है, ओके। चलो ये उन लोगों को बताना था, तो प्लीज इसमें ध्यान देना।
ओके, नाउ म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का थोड़ा सा हम लोग फेस ऑफ करते हैं, ठीक है। फेस ऑफ में सबसे पहले आता है म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, भाई पे कर डिडक्शन ले, पे कर डिडक्शन ले, पे नहीं कर चल निकल, चल चल चल। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा ना, तब तक तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एग्जैक्टली उल्टा है, भाई तू पेमेंट कर या मत कर, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तू डिडक्शन लेके जा, नो प्रॉब्लम, 24B का बात कर रहा हूं मैं। बट म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब तू पेमेंट कर ना कर हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेट्स कम बैक टू म्यूनिसिपल टैक्सेस। टू बी पेड बाय द असेसी हिमसेल्फ, उसने ही पे करना चाहिए। अगर टेनेंट ने पे किया तो मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, चाहिए और मैंने करना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम? ओके, सो अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस नंबर वन, टू बी पेड बाय द असेसी हिमसेल्फ नंबर टू, टैक्सेस पेड टू फॉरेन म्यूनिसिपैलिटी। अगर मेरा फॉरेन में प्रॉपर्टी होगा तो मैं क्या इंडिया की म्यूनिसिपैलिटी को पेमेंट करूंगा क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस का? ऑफ कोर्स नहीं ना। मैं किधर पेमेंट करूंगा? आउटसाइड इंडिया पेमेंट करूंगा। तो वो जो आउटसाइड इंडिया में पेमेंट करूंगा ना, उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या फॉरेन प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन में? ऑफ कोर्स मिलेगा। देख भाई, मैं गवर्नमेंट को क्या बोलता हूँ, गवर्नमेंट को बोलता हूँ भाई अगर तुम लोग मेरा वो प्रॉपर्टी का इनकम कंसिडर कर रहे हो ना, तो वो प्रॉपर्टी के सब एक्सपेंडिचर्स भी कंसिडर करने चाहिए। तो इसकी वजह से फॉरेन म्यूनिसिपैलिटी में भी पेमेंट किया होगा तो उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल स्टफ। ओके, मुझे कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? वॉट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर चार्जेस ऑफ 20,000 रुपीज पेड इन द करंट प्रीवियस ईयर फॉर द लास्ट 5 प्रीवियस ईयर्स टुगेदर? विल आई गेट ए डिडक्शन? मैं लास्ट के चार चार फाइनेंशियल ईयर्स का पेमेंट किया तो? वेरी गुड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। They can give you the question and draft the question in a beautiful way. And what will they say? What will be the treatment of water charges of 20,000 rupees paid in the current previous year for the last 5 previous years? मैं उसमें और एक चीज ऐड करता हूँ, water charge 20,000 paid to the municipality, तो क्या होगा? Paid to the municipality in the current previous year for the last 5 years. मुझे क्या बता सकता है अभी क्या होगा आंसर तुम्हारा? मैंने म्यूनिसिपैलिटी को वाटर चार्जेस पे किया, तो भी माय आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। पर क्यों सर? म्यूनिसिपैलिटी को पेमेंट किया है, म्यूनिसिपैलिटी को पेमेंट किया तो क्यों आंसर सेम रहेगा? बिकॉज दीज आर नॉट वाटर टैक्सेस, दीज आर वाटर चार्जेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वाटर चार्जेस एंड वाटर टैक्सेस। वाटर टैक्सेस होता है ना, वो हम लोग किधर पे करते हैं? म्यूनिसिपैलिटी को पेमेंट करते हैं, और वो म्यूनिसिपल टैक्सेस में कवर हो जाएंगे। अगर उन्होंने वाटर चार्जेस दिए हैं मतलब वो एक्सपेंडिचर्स है, और एक्सपेंडिचर्स मतलब रिपेयर्स, इंश्योरेंस जो भी होगा ना, देन इन दैट केस वो 30% के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाता है। बट प्लीज बी केयरफुल वेन एवर यू रीड द क्वेश्चन, दीज आर वाटर चार्जेस और वाटर टैक्सेस। इफ दीज आर वाटर टैक्सेस, कंसिडर देम एज म्यूनिसिपल टैक्सेस, और म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तुम लोग ले लोगे। बट दीज आर वाटर चार्जेस, मतलब इधर मैंने वाटर टैक्सेस लिखता तो माई आंसर वुड हैव बीन यस, आई विल गेट द डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स का, because this is municipal tax. Water charges is not a municipal tax. Very important point. Understood? Okay. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में एक पॉइंट है भाई, अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन सेकंड लोन, मतलब मैंने सेकंड लोन लिया टू रीपे द फर्स्ट लोन, ठीक है। अभी द पॉइंट इज कि मैंने क्यों सेकंड लोन लिया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सेकंड लोन? मैंने सेकंड लोन लिया था टू रीपे द ओरिजिनल लोन प्रिंसिपल कंपोनेंट। मैंने सेकंड लोन लिया, क्या हो रहा है मालूम है? मैं फर्स्ट लोन लिया था, बराबर, उसका इंटरेस्ट पे करता हूं, विल आई गेट डिडक्शन? वो तो अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, तो वो तो मिलेगा ही। वो लोन रीपे करने के लिए, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे करने के लिए मैंने सेकंड लोन लिया,
और वो जो सेकंड लोन लिया उसका भी इंटरेस्ट है ना अभी वो जो इंटरेस्ट पे करना है, विल आई गेट अ डिडक्शन फॉर दैट इंटरेस्ट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. विल यू गेट अ डिडक्शन फॉर द सेकंड लोन का इंटरेस्ट? दैट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट लोन कि वो फर्स्ट लोन किसका है, क्या है वो फर्स्ट लोन में. अगर वो फर्स्ट लोन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे करने के लिए सेकंड लोन लिया होगा, देन इन दैट केस मुझे वो अलाउ हो जाएगा. बट अगर ओरिजिनल लोन का इंटरेस्ट रीपे करने के लिए अगर मैंने सेकंड लोन लिया होगा, तो सेकंड लोन के इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर मुझे म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने के लिए मैंने लोन लिया होगा, तो वो सेकंड लोन का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा. सिर्फ प्रिंसिपल ओरिजिनल लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट का रीपेमेंट होगा तो ही मुझे उसका डिडक्शन मिलने वाला है. लास्ट फ्यू पॉइंट्स फटाफट देखते हैं. प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड, बट फटाफट कंप्लीट करेंगे. प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ओके सर, वो बाजू में रखते हैं. प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया. सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन? एकदम सिंपल. प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट लो और अक्यूमुलेट करो, सबको एक साथ लेके आओ. ठीक है, एक साथ एक फिगर में लेके आओ, और वो जो होगा ना अक्यूमुलेटेड फिगर इज योर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक के सब ईयर्स का अक्यूमुलेटेड फिगर ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन यू आर गोइंग टू गेट, बट दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन यू विल गेट ओनली, यू विल गेट, ठीक है, बट नॉट इन फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन फुल्ली. उन्होंने बोला डिडक्शन मिलेगा पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा. तो जो साल में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उधर से लेके 5 साल तुझे डिडक्शन मिलते जाएगा. नो प्रॉब्लम, इधर तक क्लियर है. बट पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो होगा, वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में मुझे जो भी इंटरेस्ट पे मतलब अक्रू होगा वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. सो कैन आई से कंस्ट्रक्शन होने के बाद फॉर द फर्स्ट 5 years आई एम गोइंग टू हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. One is post construction interest and 1/5 of pre construction interest. Everybody agrees? Construction के बाद first 5 years में I'm going to get two types of interest. Number one, post construction interest, which is going to be full for that year, and second is 1/5 of the pre construction interest. ये 5 साल तक चलेगा. 5 साल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ पोस्ट ही चलता रहेगा जब तक तुम्हारा लोन रीपे नहीं होता है. एवरीबॉडी क्लियर? सुपर. अभी बात करते हैं भाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आइडेंटिफाई कैसे करते. देखो, जो दिन पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट मिला, सीसी का सर्टिफिकेट, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो दिन पे मुझे मिलता है वो दिन पे खड़े रहो और पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे कौन सा 31 मार्च दिखता है. जो 31 मार्च होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर प्री कंस्ट्रक्शन का लास्ट डे. मतलब अगर मैं बात करता हूं, मुझे जो सीसी मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो मिला है 7/7/25 को. बराबर. उसके पीछे देखो, पीछे कौन सा 31 मार्च, आगे नहीं पीछे देखना है. 31 मार्च कौन सा है? 31 मार्च कम्स टू 31 मार्च 2025. ये जो पीरियड होगा ना, ये पीरियड, दिस इज गोइंग टू बी योर प्री कंस्ट्रक्शन. एंड 1 अप्रैल से जो आगे पीरियड होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी पोस्ट कंस्ट्रक्शन. सिंपल स्टफ, नो प्रॉब्लम, इजी है. ओके, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन. देखो, मुझे कोई ये सिचुएशन में बता सकता है कि दिस इज योर सिचुएशन नंबर 1, दिस इज योर सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 1 में मैंने लोन लिया था 25/2 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1/4/21 को, बाद में सीसी मिला 7/12/24 को, एंड लोन रीपे हो गया 31/3/2030. जो क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसका सिर्फ आंसर देना, ठीक है सब लोग. मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कभी होगा? मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कभी होगा? बिकॉज यही मेन है यार. मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कभी होगा? जो जो दिन पे सीसी मिला उधर से पीछे का 31 मार्च देखो. बराबर. सो सीसी मिला था 7/12/24 को. सो कैन आई से प्री जो कंप्लीट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन 31/3/2024. एवरीबडी, 31/3/24. यस. अभी मेरा क्वेश्चन ये है, व्हेन विल यू स्टार्ट योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? स्टार्ट कभी होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? जो दिन से लोन लिया है वो दिन से, या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो दिन से? कभी भी याद रखना, स्टार्ट डेट इज ऑलवेज लोन जो दिन से लिया या जो दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, विच एवर इज लेटर. विच एवर इज वॉट? लेटर. लॉजिकली सोचो, लेटर क्यों? भले मैंने लोन 25/2 को लिया, 25/2/20 को, भाई कंस्ट्रक्शन तो मैंने 1/4/21 को स्टार्ट किया ना.
अभी तू भले 50 साल पहले लोन लेगा तो क्या गवर्नमेंट तुझे तभी से इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं, जो दिन से तूने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वो दिन से देगा, बराबर है। सो इसकी वजह से लोन टेकन और 1421 को कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, विच मीन्स बाय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कम्स टू 1421 से लेके 31/3/24, बराबर। एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का बात किया तो उसके नेक्स्ट डे मतलब 1424 से लेके जो दिन पे लोन रीपे हो गया, मतलब कौन सा, 31/3/2030। एवरीबॉडी ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में लोन का डेट इज 1421, कंस्ट्रक्शन स्वैप कर दिया बेसिकली मैंने दोनों, सीसी रिसीव ये दिन पे हुआ एंड 31/3/30 को लोन रीपे हो गया। मेरा फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन ये सब लोगों को है कि व्हाट इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लास्ट डेट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लास्ट डेट जो दिन पे सीसी मिला, उधर से पीछे देखो, पीछे वो 31 मार्च, विच मीन्स आई विल अंडरस्टैंड इसके पीछे का 31 मार्च इज 31 मार्च 24। इजी, ओके। नाउ पहले पोस्ट का बात करते हैं। पोस्ट कह रहे हैं स्टार्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन 1424 को होगा नेक्स्ट डे से, एंड एंड कभी होगा जो दिन पे रीपे हुआ लोन। अभी द क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी द प्री कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट डेट। मैंने क्या बोला था, जो दिन पे लोन लिया या फिर जो दिन पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, विच एवर इज लेटर। तो इसका भी लॉजिक देखते हैं, भाई तूने कंस्ट्रक्शन भले स्टार्ट किया 25/2 को, पर तूने लोन ही अगर 1421 को लिया है तो तुझे थोड़ी डिडक्शन 25/2 को मिलेगा। 25/2 को तू इंटरेस्ट पे भी नहीं कर रहा था, यू स्टार्टेड पेइंग इंटरेस्ट ऑन 1421, सो यू विल गेट द डिडक्शन फॉर 1421, राइट। तो इसके लिए विच एवर इज लेटर प्लेज अ वाइटल रोल। तो 14 है, ऐसे क्यों आया, चल ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1421 से लेके 31/3/24, एकदम मस्का चस्का। दोस्तों आई होप यू आर क्लियर कि तुम लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकालना कैसे, बराबर। एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओन्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या, को ओन्ड मतलब एक प्रॉपर्टी है, दिस इज ओन्ड बाय 2 पर्सन्स, नंबर 1 नंबर 2, ये भाई है ये बहन है, ठीक है। और ये उन्होंने क्या किया है कि उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो इंटरेस्ट अगर दिया वो पे करते रहेंगे तो उसका उनको डिडक्शन मिल जाएगा और लॉस आ जाएगा, बराबर। ओके, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कभी भी याद रखना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, और इसका कितना 50% है और इसका कितना 50% है, याद रखना ऑलवेज एसओपी के केस में यू विल ऑलवेज हैव टू सेपरेट कंप्यूटेशंस, टू सेपरेट कंप्यूटेशंस यू विल ऑलवेज हैव फॉर एसओपी। क्यों सर, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वो जो लिमिट है ना 2 लाख या 30,000 रुपीज का लिमिट, 2,30,000 का लिमिट जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पर्सन इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि एवरी हाउस के लिए 2 लाख है, नहीं, इसको भी 2 लाख का लिमिट लगेगा, इसको भी 2 लाख का लिमिट मिलेगा। सो मतलब अगर वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं 3.6 लाख का, समझ, इंटरेस्ट वो टोटल पे करता है 3.6 लाख का, तो 3.6 लाख अपॉन 2 विच मीन्स 1.8 लाख, सो 1.8 लाख इसको भी मिलेगा डिडक्शन और 1.8 लाख इसको भी मिलेगा डिडक्शन, समझा कि नहीं। तो ये एसओपी के लिए दो अलग अलग कंप्यूटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने इधर लिखा भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा टू सेपरेट कंप्यूटेशन, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, बराबर। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, अगर वो दोनों ने अगर लेट आउट किया होगा, देन इन दैट केस ऑलवेज डू वन कंप्यूटेशन, गेट द फाइनल आंसर एंड देन बाइफरकेट। इज एवरीबडी क्लियर? लेट आउट होगा, गेट वन कंप्यूटेशन देन बाइफरकेट। सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, मेक टू सेपरेट कंप्यूटेशंस, दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर दिस एंड जस्ट गो फॉर द एग्जाम। आई होप, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक हाउस प्रॉपर्टी के सब क्वेश्चंस। बाकी देखो जो कवर नहीं हुआ तुम लोगों को वो आता है, ईयर्स ऑफ रेंट होगा तो क्या, वो रूल नंबर 4 होगा, सब वो तुम लोगों को आता है, तो वो इसमें कुछ सच नहीं है। बट ये छोटे छोटे पॉइंट जिधर जिधर तुम लोग गलती कर सकते हो, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट सिंपल, और मे बी जस्ट टू आई वाज ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि डोंट मेक दिस मिस्टेक, मे बी यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीस थिंग्स, राइट। सो यस दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंड हाउस प्रॉपर्टी का हम लोगों का कंप्लीट हुआ, सो 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुए अपने, कैपिटल गेन्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सो आई होप तुम लोगों को ये पूरा सीरीज हेल्पफुल लग रहा है। इफ यस देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यस आज के लिए इतना ही। हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और आई डोंट नो क्या, जो भी अपने सेशन में जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, आई थिंक पीजीबीपी होगा, आई डोंट नो क्या है, बट डेफिनेटली जब जो भी होगा हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल।
चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार लाइक भी कर देना, और नोट्स तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, सी यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी कर दिया है, प्लीज मेरा एक बार यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट देखना, उस पे एलडीआर क्वेश्चन क्रैकर्स करके डाल दिया है, तो क्वेश्चन क्रैकर्स मतलब वो तुम लोग क्वेश्चंस का भी देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय, ठीक है।